हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH41 नई मैनेजर। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी बिजनेस आइडिया सुन लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो हाँ कहना, अगर न और तो तुम मुझे मना कर सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इतना कहकर शौर्य कशिश को अपना बिजनेस आइडिया शुरू से लेकर अंत तक समझा देता है। उसका बिजनेस आइडिया एकदम सिंपल था। एंटीक चीजों को कम कीमत पर खरीदना और ऊंचे दाम पर बेचना। दूसरी आइडिया थी एक दवा जिसका निर्माण शौर्य उन स्पिरिचुअल फलों से करने वाला था। पहली आइडिया बिजनेस के हिसाब से एकदम सही थी, तो कशिश ने पहले आइडिया के बारे में अधिक जानने के लिए पूछा, मैं जानना चाहूंगी कि एंटीक मार्केट में बेचने के लिए आप एंटीक कहां से खरीदोगे और आपके पास कितना पैसा है इस बिजनेस के लिए। शौर्य मुस्कुराया और बोला, ये एंटीक आइटम्स कहां से आएंगे इसकी चिंता मत करो, बस इन्हें तुम्हें अच्छी कीमत पर लोगों को बेचना पड़ेगा। मेरे पास जो एंटीक है वो कई हजारों साल पुराने हैं और वह अभी भी अपनी टॉप कंडीशन में है। तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी को द इंडियन ट्रेजर एक्ट के तहत रजिस्टर करना है और हमारे एंटीक्स को एक लीगल रास्ते से बेचना है। इसके लिए हम एक एंटीक हाउस और एक ऑक्शन हाउस खोलना पड़ेगा। तभी कशिश आगे बोली, माफ करना पर मैं एंटीक की जानकार नहीं हूं, तो मुझे एक एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक इंसान है जो इस फील्ड में एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। तुम उनकी मदद से हमारे एंटीक वैलिड कर सकती हो। रही बात फंड्स की, तो हम कोई भी नया एंटीक खरीदने की जरूरत नहीं है। सब मनु की मेरे पास एंटीक का खजाना है और तुम्हें सिर्फ उसे बेचना है। जब सारी चीजें बेचकर हम प्रॉफिट मिलेगा, हम उस प्रॉफिट से अपनी मेडिसिन की कंपनी स्टार्ट करेंगे। हमारी दवा कैंसर जैसे बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करेगी और मुझे यकीन है कि मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है उससे ये दवा सक्सेसफुली बन जाएगी। जब कशिश ने शौर्य की बात सुनी तो उसे लगा कि उसे सिर्फ सेल्समैन की तरह वस्तु बेचनी है और उन वस्तुओं को खरीदना भी नहीं है। इससे आसान काम तो उसने आज तक नहीं देखा। कशिश ने इस बार ऐसा बिजनेस करके देखने का सोचा और उसने तुरंत हाँ कर दी। शौर्य भी बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उसे लेकर वह उसके घर तक छोड़ने गया। जब वे दोनों घर पहुंचे तो शौर्य ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। एक लड़के की तरह दिखने वाली लड़की बालकनी में खड़ी होकर हाथ में कॉफी का मग लिए उसे पी रही थी। जब उस लड़की की नजर शौर्य पर पड़ी तो वो जोर से बोली, शौर्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसने शौर्य के बगल में खड़ी कशिश को देखा तो वह बोली, दीदी आप इसके साथ क्या कर रही हो। आपको पता है ये बहुत बदतमीज है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। शौर्य ने ये सुना तो वह बोल पड़ा, शिखा उस मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण भी तुम खुद थी। उसने मेरी गलती नहीं थी। वैसे भी कौन लड़कों के कपड़े पहनकर उनकी तरह अपने बाल काटकर कॉलेज में घूमता है। तुम्हें तो उस लड़के ने भी लड़का समझकर घूरा था, तो पहले लड़कियों की तरह रहना सीखो फिर मुझे बोलना। बड़ी आए मुझे बदतमीज कहने वाली। जब शिखा ने ये सुना तो मानो वो आग बबूला हो गई हो, लेकिन अब वह शौर्य को कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। शौर्य उसे देखकर मुस्कुराया मानो वह उसे चिढ़ा रहा हो। तभी कशिश शिखा से बोली, शिखा अगर आज शौर्य न होता तो आज वह लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। आज उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए जरा तमीज से उसके साथ बात करना और तुम भी अब तो लड़कों जैसी स्टाइल करना बंद कर दो। शिखा ने अपने बहन की बात सुनी तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाकर वह गुस्से से अंदर चली गई। शौर्य ने कशिश को देखा और बोला, अब लगता है मुझे चलना चाहिए। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। इसका इस्तेमाल तुम कंपनी रजिस्ट्रेशन और एक शोरूम खरीदने के लिए कर सकती हो। अगर कम पड़े तो मुझे बोल देना, जब सारी अरेंजमेंट्स हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं सारे एंटीक लेकर आ जाऊंगा। आज शौर्य को उसकी मैनेजर मिल गई थी। अब सिर्फ एक एक्सपर्ट की जरूरत थी और वह काम उसके प्रोफेसर के अलावा कौन कर पाएगा। रही बात ऑक्शन हॉल की, तो शनाया कब काम आएगी। शौर्य कुछ देर में अपने घर पहुंचा, तब तक रात के 8 बज गए थे। जब वह अंदर आया तो उसने देखा उसके दोनों चाचा चाची और उसके माता पिता दीनानाथ के सामने बैठे थे। वही उनके पीछे अभी और विशाल खड़े थे। शौर्य ने सभी को एक नजर से देखा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी शौर्य को पीछे से आवाज आई, भाई रुको, अभी और विशाल आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
शौर्य के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए और वह पीछे मुड़ा। सिया जो उसके माता पिता के पीछे खड़ी थी, उसने शौर्य को उसकी तरफ आने का इशारा कर दिया। शौर्य आराम से चलकर सभी के सामने खड़ा हुआ और अभी और विशाल को देखकर बोला, क्या तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? उसकी आवाज सुनकर ही उन दोनों के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। फिर भी अभी ने हिम्मत करते हुए कहा, शौर्य हमें माफ कर दो, हम बस बहक गए थे और हमने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। हम इसके बाद कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। अभी की बात सुनकर शौर्य थोड़ा मुस्कुराया, फिर वह सिया देखकर बोला, और कुछ? सिया ने ये सुना तो उसने नामे गर्दन हिला दी। आज अग्निहोत्री मैंशन के सभी लोगों का घमंड एक तरफ था और अकेले शौर्य का डोमिनेंट और एक तरफ था। शौर्य फिर लापरवाही से अपने कमरे में चला गया। इधर बाकी सभी लोग वही खड़े रह गए। तभी दादाजी बोले, क्या किसी और को कुछ कहना है? तभी छोटे चाचा बोले, बाबूजी कल जिया अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर वापस आ रही है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी आ रहा है उसके रिश्ते की बात करने। मुझे लगता है कल शाम हम सभी मिलकर इस बात पर फैसला ले। दादाजी ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है, कल हम शाम को सभी के लिए डिनर एक साथ रखेंगे। सभी इस बात पर सहमति दी और अपने अपने कमरे में चले गए। अब क्या होने वाला था आगे? क्या कोई नई मुसीबत शौर्य की तरफ आ रही है? कौन है जो जिया का हाथ मांगने आ रहा है? CH42 प्रिया का किडनैप और जिया की शादी। दूसरे दिन सुबह जगा तो देखा 5 बज रहे थे। वह तुरंत उठा और अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो पाया उसके छोटे चाचा राकेश, जो अग्निहोत्री परिवार का बिजनेस संभालते थे, वे हॉल में इधर उधर फेरे लगा रहे थे। जब उन्होंने शौर्य को देखा तो वो रुक गए और शौर्य को देखने लगे मानो वे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे थे। शौर्य ने उनकी झिझक समझी और बोला, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? शौर्य की आवाज सुनकर राकेश अपने होश में आ गया और बोला, आज तुम्हारी बहन जिया आ रही है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रिश्ते की बात करने आने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उस वक्त वहां मौजूद रहोगे तो अच्छा होगा। शौर्य ने ये सुनकर कहा, ठीक है, मैं दोपहर में जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे प्रिया नहीं आ रही क्या किया के साथ? प्रिया का नाम सुनते ही राकेश लाचारी से मुस्कुराया और बोला, कल मुझे जिया ने बताया कि उसका और प्रिया का झगड़ा हो गया है, और जब मैंने प्रिया को फोन लगाया उसका फोन बंद आ रहा है, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपना फोन चालू कर देगी। शौर्य को ये पूरा मामला बड़ा अजीब लगा। जिया और प्रिया दोनों ट्विंस थी और वो दोनों कभी भी झगड़ते नहीं, बस थोड़ी नाराज होकर फिर से एक हो जाती है। इधर जिया अपने जीवन का बड़ा फैसला लेने जा रही थी मगर प्रिया उसके साथ नहीं थी। शौर्य ने कुछ सोचकर सिस्टम से कहा, सिस्टम क्या तुम प्रिया को ट्रैक कर सकते हो? मेरे प्यारे होस्ट, क्या तुम भूल गए मैं इस मॉडर्न जमाने में भी एक ओमनी प्रेजेंट सिस्टम बन गई हूं। तुम्हारे बहन का पता मैं अभी लगाती हूं। कुछ ही देर में शौर्य के सामने एक स्क्रीन खुली और उस पर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसके माथे की नसें उभर आई। उसने कुछ सोचा और सिया को फोन लगाकर उसे अकेले ही कॉलेज जाने के लिए कहा और वह अपनी थार लेकर एयरपोर्ट की ओर चला गया। जिया और प्रिया दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी और अभी शौर्य मुंबई की ओर जा रहा था। कुछ ही देर में द्वारिका एयरपोर्ट से शौर्य सीधा मुंबई निकल गया। हवाई अंतर ज्यादा न होने की वजह से शौर्य 1 घंटे में मुंबई पहुंच गया था। शौर्य ने बाहर आते ही अपनी थार अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाली और सीधा दौड़ाते हुए NH3 की तरफ निकल गया। जब शौर्य विक्रोली, जो कि मुंबई के पास ही छोटा शहर है, वहां पहुंच गया तो उसने अपनी गाड़ी को फिर रिंग में रख दिया और जल्दी जल्दी वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में एंटर कर गया। कुछ ही देर में शौर्य एक पुरानी सी दिखने वाले फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। यह फैक्ट्री कई सालों से बंद नजर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर उसने महसूस किया कि कुछ लोग मौजूद हैं। शौर्य तेजी से फैक्ट्री के एक डक के पास गया और उसे एक झटके में उखाड़ दिया। उसके बाद वह धीरे से छुपते छुपाते अंदर पहुंच गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया था। उसके अगल बगल कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वही उस लड़की के सामने एक सोफा था और उस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह आदमी उस लड़की को बोलता है, मैंने तुम्हें काम समझा, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें मेरा प्लान पता चल गया। फिर भी तुम्हारी बहन बेवकूफ निकली और वह मेरे बेटे को अपने साथ तुम्हारे मना करने पर भी लेकर चली गई। मैंने भी तुम्हें यहाँ इसीलिए पकड़ कर रखा है ताकि तुम मेरा प्लान अपने बाप तक ना पहुंचा सको।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरा बेटा तुम्हारे बाप के साथ मिलकर ये रिश्ता फाइनल करवा के आएगा, तो फिर मुझे वो प्रोजेक्ट तुम्हारा बाप दहेज में गिफ्ट कर देगा। उसका बाप दे भी देगा तो भी उसका भाई तुम्हें लेने देगा तो ना। तभी उस फैक्ट्री में एक जवान लड़के की आवाज गूंजती है। वह आदमी अपनी जगह पर उठकर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। ये लड़का शौर्य था, और जो लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी वो थी प्रिया जिया की जुड़वा बहन, और उसे किडनैप करने वाला आदमी था गजेंद्र हीर, मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। फ्लैशबैक। गजेंद्र हीर ने प्रिया को सिर्फ इसीलिए किडनैप करवाया था ताकि वो नई स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट राकेश अग्निहोत्री से अपने कब्जे में ले सके। राकेश ने यह प्रोजेक्ट दुष्यंत की मदद से यह प्रोजेक्ट हासिल किया था। अग्निहोत्री उसे सीधा पंगा वह खुद भी नहीं ले सकता था। राकेश अकेला ही उसे तबाह करने में सक्षम था, लेकिन जिया के मदद से वह उसके बेटे के जरिए राकेश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। लेकिन कल दोपहर प्रिया ने उसके बेटे विकी को ये सारा प्लान फोन पर बताते हुए सुना था। तो उसने अपने बहन को समझाने की कोशिश की थी, पर जिया ने पहली बार उसकी एक न सुनी। तभी इसी बात का फायदा उठाकर विकी ने प्रिया को किडनैप करवाया। अगर अग्निहोत्री शादी के लिए मान जाते हैं तो वे प्रिया को छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार शादी फिक्स हो गई तो प्रिया की बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। फ्लैशबैक एंड। शौर्य को गजेंद्र ने देखा तो वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला, लड़के कौन है तू? तेरा इससे क्या लेना देना है? इससे पहले कि देर हो जाए तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, वरना तुझे आज कोई बचा नहीं पाएगा। शौर्य ने उसकी बात सुनी तो लापरवाही से मुस्कुराया और बोला, बुड्ढे तुझे मैं बता दूं, पहली बात तो ये मामला मुझसे जुड़ा है, दूसरी बात वह लड़की जो वहां बंधी है वो मेरी बहन है, तीसरी बात तूने गलत आदमी को धमकी दी है। जब गजेंद्र और प्रिया ने ये सुना तो प्रिया थोड़ा चौंक गई, फिर उसने शौर्य को ध्यान से देखा और बोली, शौर्य तुम यह कैसे आए और तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? नहीं, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक है, जिया के शादी के बाद ये लोग मुझे छोड़ देंगे। शौर्य ने प्रिया की बातों में अपने लिए फिक्र सुनी तो उसे अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और वो बोला, प्रिया बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कभी राखी नहीं बांधी, फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूँ और इतना ही मेरे लिए काफी है कि मैं तुम्हारी रक्षा हर उस संकट में करूँ जिसमें तुम फंसी हो। और रही बात इस आदमी की, तो सब्र करो, ये कुछ ही देर में तुम्हारे आगे घुटने पर बैठकर अपने मौत की भीख मांगेगा। अब आगे क्या करने वाला है शौर्य गजेंद्र के साथ? क्या शौर्य समय पर विकी को एक्सपोज कर पाएगा? क्या अग्निहोत्री परिवार शौर्य और प्रिया की बात पर विश्वास करेंगे? CH-43 प्लान फ्लॉप। शौर्य गजेंद्र और उसके आदमियों के सामने एकदम रिलैक्स खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह फिर गजेंद्र के तरफ चलते हुए आया और बड़े आराम से उसी के सोफे पर उसके बगल में बैठ गया। फिर उसने उस टेबल पर रखे कुछ स्नैक्स जो ड्रिंक करते वक्त खाने के लिए रखे थे उन्हें उठाया और आराम से खाते हुए बोला, तो तुम्हारा नाम गजेंद्र है ना? तुम्हें बचपन में तेरे बाप ने तेरी माँ के साथ बाहर निकल दिया था, क्योंकि तेरी माँ के तेरे चाचा के साथ नाजायज संबंध थे, जिसे तेरे बाप ने रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद तेरे चाचा की मदद से तेरी माँ ने तुझे पाला और पढ़ाया ताकि तू उसका बदला ले सके। तूने भी वैसा ही किया, पर तूने सिर्फ अपने बाप को नहीं मारा बल्कि तेरे असली बाप तेरे चाचा को तेरे माँ के सामने टुकड़े करके मारा। फिर तूने अपने ही माँ को सड़क पर छोड़ दिया और उसकी ऐसे ही एक दिन मौत हो गई। गजेंद्र बेटा, क्या मैं सच कह रहा हूँ? और हाँ, तूने सारे अहीर परिवार की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तू दिन में रियल एस्टेट का काम करता है, लेकिन रात में तू ड्रग्स बेचता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, और हाँ, वो तू ही था ना जिसने उन आतंकवादियों को मुंबई में उनका गाइड बनकर मदद की थी। अब तेरी आदत की बात करते हैं। तू इतना पैसा कमा कर भी तेरी जो पैसों की भूख है वह कभी मिटती नहीं। तू पैसे कमाने के लिए डिस्पोजेबल बॉटल्स को भी छोटे छोटे अनाथ बच्चों से कलेक्ट करवाता है। अब बता, क्या मैं तेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं हूँ? तूने ये हरकत भी एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए ही की थी ना? चल वो छोड़, तू मेरे चाचा के साथ कैसे डील करेगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना मालूम है कि मेरे होते हुए मेरी बहनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। शौर्य ने इतना कहकर अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और एक ही झटके में गजेंद्र को जकड़ लिया, जो इस वक्त सिर्फ शौर्य को देखे जा रहा था और शौर्य के बारे में सोच रहा था, जिसने उसकी सारी कुंडली उसके सामने खोल कर रखी थी। जब शौर्य ने उसे अपने हाथ से जकड़ा तो गजेंद्र को अपने गले पर एक ठंडक महसूस हुई और उसके अगले ही पल उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी सांसें भारी हो गई थी। तभी गजेंद्र को अपने पेट में जोर का दर्द महसूस हुआ और उसने अगले ही पल खून की उल्टी कर दी थी।
क्योंकि शौर्य ने उसके पेट में एक मुक्का मारा था। अब तक गजेंद्र के सारे बॉडीगार्ड्स हरकत में आ चुके थे। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और शौर्य पर चला दी, लेकिन एक भी गोली शौर्य को छू नहीं पाई। उनकी सभी गोलियां हवा में ही गायब हो गई थी। तभी उन्हें कुछ धातु के टुकड़े जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। जब उन बॉडीगार्ड्स ने उन गिरते हुए धातु के टुकड़ों को देखा तो उनकी आंखें बाहर आ गई। फर्श पर उन्होंने चलाई हुई गोलियां थी जो शौर्य ने अपने हाथ से पकड़ी थी। इसके बाद सभी बॉडीगार्ड्स समझ चुके थे कि उनका पाला इस बार एक इंसान से नहीं बल्कि राक्षस से पड़ा है। शौर्य ने फिर गजेंद्र को एक और फेंक दिया और उन बॉडीगार्ड्स की तरफ आराम से चलकर आया। इस समय उसका ऑरा बदल चुका था। हर बार इन चमचों को मारकर अब वह इस बात से बोर हो गया था, तो उसे इस बार उन्हें एक बार में ही खत्म करने की सोची। शौर्य ने अपनी तलवार को हाथ में पकड़ा जो खूनी रंग से चमक रही थी। फिर उसने अपने तलवार को हवा में आड़ा चला दिया और एक अदृश्य शॉकवेव उसमें से निकली और उन सभी बॉडीगार्ड्स को पार करके निकल गई। इसके बाद एक चरमराहट की आवाज सुनाई दी और सारे बॉडीगार्ड्स के शरीर दो भागों में बट गए, लेकिन वह शॉकवेव वहीं नहीं रुकी और वह सीधे उनके पीछे के दीवार को भी दो हिस्सों में बांटते हुए आर पार हो गई। कुछ ही देर में उस फैक्ट्री का एक हिस्सा टूट गया और पूरी दीवार ढह गई। उस दीवार के बाहर का पूरा नजारा अब सभी को साफ दिखाई दे रहा था। फिर शौर्य प्रिया के पास गया और उसने उसकी रस्सी खोल दी। इस वक्त प्रिया सदमे में थी। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि वह शौर्य का धन्यवाद करे या उससे डरे। फिर शौर्य ने गजेंद्र को उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और कहा, गजेंद्र, किडनैपिंग तो हुई है मगर वो प्रिया की नहीं बल्कि तेरी। चल अब मैं तुझे जन्नत दिखाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे अपने पॉकेट डायमेंशन में फेंक दिया। फिर वह प्रिया को लेकर बाहर आया और अपनी कार में बैठकर वापस एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पर आते ही उसने द्वारिका का टिकट निकाला और सीधा द्वारिका पहुंच गया। जब वह वापस आया तब तक जिया घर पहुंच गई थी। आज विकी शाम को उसके रिश्ते के बारे में बात करने आने वाला था। शौर्य और प्रिया भी शाम के 5 बजे तक घर पहुंच गए थे। जब दीनानाथ ने प्रिया को शौर्य के साथ देखा तो उसने शौर्य को सवालिया नजरों से देखा। तो शौर्य बोला, आज जब आपके होने वाले दामाद यहाँ पहुंचेंगे तो ये उसके लिए सरप्राइज है, तो किसी को मत बताना कि प्रिया घर आई हुई है। इतना कहकर शौर्य ने प्रिया को अपने कमरे में छोड़ दिया और खुद बाहर आकर दादाजी के साथ सोफे पर एक न्यूज़पेपर हाथ में पकड़कर पढ़ने लगा। कुछ देर में जिया नीचे आए और उसने जब शौर्य को दादाजी के बगल में बैठे देखा तो उसने ताना मारते हुए कहा, अरे ये तो वही है ना जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। और साहब की हिम्मत तो देखो, आज मेन हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फिर कुछ सोचकर वह आगे बोली, तुम जैसा घिनौना इंसान इस घर में रहने के लायक नहीं है। दादाजी, आप ही इसे अपने बगल में कैसे बिठा सकते हैं? आपको तो अच्छे से मालूम है कि वह कैसा इंसान है। जब दीनानाथ ने जिया की बात सुनी तो वह पहले बहुत डर गया और शौर्य की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह नीचे देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। फिर दीनानाथ ने एक गहरी राहत भरी सांस ली और जिया को देखकर बोले, क्या तुम्हें तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं बताया? उस दिन शौर्य को तुम्हारे भाई अभी और विशाल ने मिलकर उस नौकरानी के जरिए फंसाया था। उस नौकरानी ने अपना जुर्म कबूल किया और उसे उसकी सजा भी मिली थी। तुम्हारे दोनों भाई भी कल तक अस्पताल में ही थे। अब क्या कहेगी जिया शौर्य के बारे में? क्या शौर्य समझा पाएगा जिया को? क्या विकी आसानी से मना पाएगा अग्निहोत्री परिवार को? CH44 सरप्राइज। जब जिया ने अपने दादा की बात सुनी तो उसने फिर एक बार शौर्य को घूर कर देखा और बोली, अच्छा तो ये बात है, लेकिन फिर भी इसकी इस घर में इतनी हैसियत कब से हो गई कि वह यहाँ बैठे, वो भी आपकी बगल में? मैं जानती हूँ कि दादी की वजह से आप उसे झेल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ी और शौर्य के हाथ से इस न्यूज़पेपर को छीन लिया और बगल में पटकते हुए वह शौर्य को बोली, ए यहाँ से अभी के अभी उठकर कहीं और चला जा। अभी कुछ ही देर में मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे वजह से मेरी अपने बॉयफ्रेंड के सामने इमेज खराब हो। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर नामे हिलाया और फिर अपना बायां पैर दाएं पैर पर चढ़ाकर आराम से पीछे सोफे से सटकर बैठ गया और बोला, जिया, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे देखना तक पसंद नहीं करती? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा कौन सा नुकसान किया कि तुम्हें मुझसे नफरत हो? जब जिया ने ये सुना तो वह चुप हो गई। उसे कोई बात याद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से वह कह सके कि वह शौर्य से नफरत करती है। आज तक उसने ही शौर्य को परेशान किया था, लेकिन ऐसा एक भी वाकया नहीं था जहां पर शौर्य ने उसे परेशान किया था।
तभी शौर्य आगे बोला, क्या हुआ जिया, तुम्हें कोई कारण याद नहीं आ रहा है क्या? चलो मैं तुम्हें वह कारण बताता हूँ। वह कारण है इस परिवार के सारे बड़े लोग। इन्होंने मुझसे नफरत की तो तुमने भी बिना कारण जाने मुझसे नफरत की, और हाँ, सारे बड़े लोग मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मेरे अपने माता पिता मुझसे नफरत करते थे। अब बताओ, क्या तुम्हें पता चला कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? जिया का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वह कभी भी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन वह लोगों पर बिना सवाल किए विश्वास करती थी। अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि शौर्य उसके नफरत करने के लायक था ही नहीं। उसने इसके बाद एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी मेरे बॉयफ्रेंड के आगे जरा तमीज से पेश आना। इतना कहकर वह भी सोफे के दूसरी तरफ बैठ गई। तभी दरवाजे पर एक कार के रुकने की आवाज आए और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। ये विकी अहीर था। तभी दादाजी ने नौकरों से कहकर सभी परिवार वालों को नीचे बुला लिया। श्रीकांत उसकी पत्नी और बेटों के साथ नीचे आया। दुष्यंत और रागिनी भी सिया के साथ नीचे आए। राकेश और उसकी पत्नी भी नीचे आ गए। जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो जिया आगे बढ़कर सबका इंट्रोडक्शन विकी से करवाने लगी। जब सभी की पहचान उसने बताई, लेकिन शौर्य को उसने जानबूझकर इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, तो राकेश बहुत डर गया और वह घबराते हुए आगे आया और बोला, विकी बेटा, इनसे मिलो, ये है शौर्य, दुष्यंत भैया के सबसे बड़े बेटे। ये अभी हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा है। विकी को भी ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर शौर्य से हाथ मिलाया। तभी शौर्य ने भी उससे हाथ मिलाया और उसके शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित कर दी। विकी को थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। तभी दादाजी ने सभी को बैठने का इशारा कर दिया और सभी लोग विकी को तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और इस बीच में शौर्य की तरफ देख रहे थे, मानो वो पूछ रहे हो कि क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो। जब सभी के सवाल खत्म हुए तो शौर्य बोला, तो आप है विकी अहीर, जो गजेंद्र अहीर के बेटे हैं, जिसने कुछ दिनों पहले पोर्ट सिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मेरे चाचा के हाथों हारा था। कहाँ तक मुझे लगता है तुम उसके बाद जिया से मिले और उसे कुछ ही दिनों में इम्प्रेस करके तुमने अपना बना लिया। तुम तो बड़े तेज निकले। जब राकेश ने ये सुना तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, पर जिया का मुंह काला हो गया। दूसरी तरफ विकी के हाथों में पसीना आने लगा था, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, शौर्य भाई, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये बस एक इत्तेफाक की बात है। मेरा और मेरे डैड के बिजनेस राइवलरी से कोई संबंध नहीं है। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे क्या तुम प्रिया से आते समय मिलकर आए थे? मेरा मतलब है, आने से पहले क्या तुम प्रिया से मिले थे? शौर्य ने विकी को मुस्कुराते हुए एकदम बेफिक्र लहजे से पूछा। विकी ने जब प्रिया का नाम सुना तो उसकी जान लगभग उसके गले आ गई थी। तभी ये देखकर जिया बोली, प्रिया का विकी से क्या लेना देना है? वह तो मुझे कह रही थी कि विकी भरोसे के लायक नहीं है, वो मुझे फंसा रहा है। इससे मैं समझ गई कि मेरे बहन को मुझसे जलन हो रही थी, तो कल दोपहर को ही मेरा और उसका झगड़ा हुआ था, तो आज मैंने आने से पहले उसकी शक्ल देखना सही नहीं समझा और मैं सीधा यहाँ आ गई। तभी शौर्य बोला, मैंने प्रिया के बारे में विकी से पूछा है, तुमसे नहीं। वैसे भी प्यार के अंधे इंसान को लगता है कि हर कोई उससे जलता है, तो तुम्हें प्रिया के बारे में मैं नहीं पूछना चाहता था। अब विकी बाबू, जरा आप मुझे प्रिया के बारे में बोलना चाहेंगे या फिर? शौर्य ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दीनानाथ, जिसे प्रिया के आने की खबर थी, वह भी थोड़ा हैरानी से विकी को देखने लगा। तभी विकी खुद के डर को कंट्रोल करते हुए बोला, दरअसल मैं कल प्रिया को शाम को मिला था और वो मुझे जिया से दूर रहने की बात बोल रही थी, लेकिन मैं जिया से सच में बहुत प्यार करता हूं, तो मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी शौर्य अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखते हुए बोला, अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हुआ। एक साली ने अपने होने वाले जीजा के गाल लाल कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि जीजा जी साली को किडनैप करवा के अंधेरी के बंद पड़ी फैक्ट्री में छिपा दे। शौर्य के पहले वाक्य से विकी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आखिरी वाक्य सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी घरवाले शौर्य और विकी को देखने लगे। तभी जिया बोली, ये क्या बकवास है, विकी ऐसा नहीं कर सकता। तभी शौर्य इतराते हुए बोला, हाँ, सभी प्यार में अंधी लड़कियों को हमेशा लगता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। तभी शौर्य अपनी जगह से उठा और उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई और उसे विकी के गर्दन पर रखते हुए बोला, अब तुम सच बताओगे या तुम्हारे डेड बॉडी से सच उगलवा ले? विकी समझ चुका था कि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है, फिर भी वह हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें अच्छे से पता है कि प्रिया मेरे कब्जे में है। अगर मुझे एक खरोच भी आए तो उधर प्रिया अपने जान से जाएगी।
मुझे भी इस बेवकूफ लड़की पर पूरा भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने अपने सेफ्टी के लिए ही उसे किडनैप करवाया था। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं अग्निहोत्री मैंशन में बिना तैयारी के आऊं। तभी सभी को शौर्य के कमरे की ओर से आवाज आई, सरप्राइज विकी जीजू, कैसा लगा मुझे देखकर? ये आवाज किसकी थी? क्या ये सच में प्रिया थी या फिर कोई और? क्या होगा विकी का? क्या शौर्य आज फिर किसी को घर वालों के सामने जान से मार देगा? CH45 वन मैन शो। अग्निहोत्री मैंशन के मेन हॉल में सभी परिवार वाले चुपचाप अपने सामने होने वाली सारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। हर बार उनके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। जब विकी ने उन्हें बताया कि प्रिया को उसने कल रात को ही किडनैप करवाया है, तो सभी के चेहरे पर एक निराशा और डर का भाव था, लेकिन तभी उन्होंने एक आवाज सुनी और उनके चेहरे के भाव शौक में बदल गए, सिवाय दीनानाथ के। सबके सामने प्रिया आकर खड़ी हुई थी, जो बिल्कुल जिया की जेरोक्स कॉपी थी। इस वक्त सारी बातें जानकर और विकी की असलियत पता चलने से जिया बहुत सदमे में थी, लेकिन प्रिया की आवाज सुनकर वह दौड़कर उसके पास गई और गले लगकर रोने लगी। तभी उन्हें शौर्य की बेफिक्री भरी आवाज सुनाई दी, ओ मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका गले मिलना और आंसू बहाना हो गया हो तो जरा विकी सबको एक और सरप्राइज दे देते हैं। विकी, जिसने प्रिया को अपने सामने सही सलामत देखा तो उसको लगभग हार्ट अटैक आ गया था। तभी एक और सरप्राइज की बात सुनकर उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। तभी शौर्य के कमरे से घर का एक नौकर किसी को घसीटते हुए ला रहा था। इस आदमी का चेहरा सूजा हुआ था, उसके कपड़ों पर खून के दाग थे। उसे देखकर लग रहा था उसे बहुत मारा गया है। इस आदमी को देखकर विकी अब बेहोश होने के कगार पर पहुंच गया था। उसके दिल की धड़कनें अपनी स्पीड बढ़ा चुके थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, जबकि पूरा हॉल एसी के वजह से बहुत कम टेम्परेचर पर था। तभी राकेश उठकर खड़ा हुआ और बोला, गजेंद्र हीर, तुमने ऐसा मेरे साथ करने की सोचा भी कैसे? क्या तुम्हें अग्निहोत्रियों डर नहीं लग रहा? गजेंद्र, जो अर्धमरी हालत में था, कुछ बुदबुदाया, राकेश मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। तभी शौर्य उठा और सभी की ओर देखते हुए बोला, प्यार अंधा होता है पर परिवार वाले अंधे नहीं होने चाहिए। आपको तभी समझ जाना चाहिए था जिस वक्त प्रिया का फोन स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन आप इतने अंधे थे कि इस प्यार में अपनी बहन के खिलाफ गाने वाली लड़की पर भरोसा करके चूल बैठ गए। फिर शौर्य ने राकेश को देखकर कहा, इसके बाद इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भले ही मैंने तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला है, लेकिन मैंने तुम सबको माफ नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई और आके मेरे बहनों को परेशान करे। इस परिवार में मुझे अपनी 3 बहनों को छोड़कर बाकी किसी से हमदर्दी नहीं है। तो याद रखना कि मेरी बहनें भले ही मुझसे आप लोगों की वजह से नफरत करती हो, लेकिन वो मेरी रिवर्स स्केल है। मैं जल्द ही इन बाप बेटों की तबाही की न्यूज़ देखना चाहूंगा। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। जिया, प्रिया और सिया तीनों शौर्य के पीछे उसके कमरे में चली गई। इधर हॉल में सभी के चेहरों पर शौर्य की बातें सुनकर और उसके प्रिया को बचाने की बात से सभी सदमे में थे। तभी विशाल बोला, मैं चाहता हूं कि इसकी स्टार एलायंस कंपनी आज के आज सड़क पर आ जाए। तभी दुष्यंत शांति से बोला, मैं इसके सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद करवा देता हूं। तभी श्रीकांत बोला, मैं अभी सेंट्रल मिनिस्ट्री में बात करके इसके सारे बिजनेस को तुरंत बंद करवाता हूं। तभी राकेश बोला, मैं इसके सारे प्रोजेक्ट्स अभी से हमारे कंपनी के अंडर ले लेता हूं। सभी लोग अपनी अपनी ताकत के हिसाब से गजेंद्र को बर्बाद करने के दांव खेल रहे थे। लेकिन गजेंद्र शौर्य के जाने के बाद एकदम बेफिक्र महसूस कर रहा था। वह मन ही मन होने वाले नुकसान से निपटने की योजना बना ही रहा था। तभी एएनबी एंटी नार्कोटिक ब्यूरो की एक टीम पुलिस कमिश्नर के साथ पहुंच गई। उन्होंने तुरंत गजेंद्र और इसके बेटे को ड्रग्स का कारोबार करने और उसे बेचने के जुर्म में अरेस्ट कर ले गई। ये देखकर दुष्यंत ने कमिश्नर से पूछा, क्या बात है रवि, मामला क्या है? तभी रवि, जो पुलिस कमिश्नर है, वह बोला, कुछ समय पहले डिपार्टमेंट के मेल आईडी पर किसी ने मेल डाला था और उसमें गजेंद्र के खिलाफ पक्के सबूत भेजे थे। पिछली बार भी उसने जुनैद अंसारी को एक्सपोज किया था, लेकिन आज तक हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए हैं। तभी दुष्यंत बड़बड़ाया, करोगे भी कैसे, वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। तभी रवि बोला, मतलब? दुष्यंत बोला, मेरा मतलब है कि वो मर चुका होगा या फिर उसने किसी गलत आदमी से पंगा लिया हो, ऐसा मेरा दिल कहता है। रवि ने ये सुनकर हाँ में सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी। इसके बाद पुलिस ने गजेंद्र और उसके बेटे को उठाया और वहां से लेकर चले गए। आज शौर्य ने किसी को जान से नहीं मारा, मगर सभी परिवार वालों को एहसास दिलवाया कि वह कुछ भी कर सकता है।
सभी लोग अब इस उधेड़ बुन में थे कि शौर्य को प्रिया की किडनैपिंग के बारे में कैसे पता चला, उसने उसे कब बचाया और गजेंद्र और प्रिया को वह कब लेकर आया। इन सारे सवालों के जवाब शौर्य दे सकता था, मगर कोई भी उससे बचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शौर्य के कमरे के अंदर तीनों बहनें उसके अगल बगल खड़ी थी और शौर्य को सवालिया नजरों से देख रही थी। शौर्य ने जब ये सीन देखा तो एक गहरी सांस ली और बोला, तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई नालायक है, नकारा है, या फिर कोई कमजोर इंसान है? सभी लड़कियों ने अपना सिर नामे जोर से हिलाया। तभी जिया बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रिया किडनैप हो गई है? इस सवाल पर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे ओ सिस्टर, तुम्हारा भाई ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं से भी कुछ भी जान सकता है। प्रिया का पता लगवाना कौन सी बड़ी बात थी? होस्ट के बच्चे, तूने मेरे काम का क्रेडिट अपने नाम करवा लिया, जरा शर्म करो। उसके दिमाग में सिस्टम की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। शौर्य सिर्फ मुस्कुराता रह गया, लेकिन सिस्टम को कुछ नहीं बोल पाया। प्रिया को तो बचा लिया, लेकिन अब कौन सी नई चुनौतियां शौर्य के सामने आने वाली है? क्या शौर्य अपने परिवार वालों को माफ कर चुका है, या फिर इसके पीछे भी उसकी कोई मंशा है? CH46 आर्या के घर में हलचल। शौर्य ने आज जो किया उससे तीनों बहनों के मन में शौर्य के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, साथ ही साथ परिवार वाले अब उसे और ज्यादा महत्व देने लगे, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे सीधा शौर्य से बात करें। शौर्य सभी से बड़ी बदतमीजी से बात करता था। ना तो वह उनके रिश्ते का लिहाज रखता था, न ही उनकी उम्र का। उसके इस बर्ताव से उसके मन में छिपी उनके लिए जो नफरत थी वह बाहर आ जाती थी। शौर्य को इन लोगों से घिन आती थी। ये लोग पूरी होशो आवाज में रहकर भी उसके साथ अन्याय होते हुए देखकर चुप थे। इसी वजह से शौर्य इन सभी से नफरत करता था। शौर्य चाहे तो इन्हें वह कब का मार चुका होता, मगर उसने अपनी दादी की वजह से इन्हें आज तक जिंदा रखा था। अब उसे बहनों का प्यार मिल गया था तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जिया और प्रिया मुंबई वापस चली गई अपनी पढ़ाई के लिए। शौर्य भी अपने कामों में व्यस्त हो चुका था। वह हर दिन अपनी साधना करता, उसके बाद सिया के साथ कॉलेज जाता, फिर कशिश से बिजनेस की अपडेट्स लेता और शाम को आर्या और माया से मिल लेता। इन 2 हफ्तों में माया में काफी बदलाव आए थे। उसने सारे तौर तरीके सीख लिए थे और वह आर्या की पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसके साथ रहती थी। माया डायमेंशन से जुड़ी थी, लेकिन शौर्य ने अब उसे आजाद कर दिया था। फिर भी माया को उसकी जिम्मेदारी से आजादी मिलना मुश्किल था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए और एक दिन शाम को अचानक मोहित राणा का शौर्य को कॉल आता है और वह उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। शौर्य को इस बात में कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो उनका होने वाला दामाद था तो उसका उनके घर जाना लाजमी था। वह दिन शनिवार का था तो शौर्य ने हमेशा की तरह बोलोपासना के लिए हनुमान जी का व्रत रखा था। शाम को जब वह राणा मेंशन पहुंचा तो देखा कि उसके व्रत की वजह से पूरा भोजन शाकाहारी बनाया गया था। शौर्य भी बिना कुछ सोचे उनके साथ भोजन करने बैठ जाता है। हंसी मजाक करते हुए पूरा भोजन हो जाता है। कुछ देर बाद राणा परिवार के लोग एक साथ मेन हॉल में आ जाते हैं और सीरियस होकर दादाजी के सामने बैठ जाते हैं। तभी दादाजी शौर्य को देखकर बोलते हैं, शौर्य बेटा, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी आर्या के साथ सगाई हो चुकी है और वादे के मुताबिक तुम्हारी शादी 1 साल बाद आर्या से हो जाएगी, पर अभी के हालात देखकर ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा। ये सुनकर शौर्य की त्योरियां चढ़ गई और उसने सीरियस होकर पूछा, दादाजी क्या बात है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे साफ साफ बताएं। तो दादाजी एक गहरी सांस लेकर बोले, शौर्य, हमारा राणा परिवार राजस्थान की रॉयल राणा फैमिली की एक ब्रांच है। जब मैं छोटा था तो कारोबार के चलते मुझे गुजरात आना पड़ा था। उसके बाद मैंने खुद को यही सेटल कर लिया, लेकिन आज भी मुझे भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तभी शौर्य बोला, इससे मेरी और आर्या की शादी का क्या लेना देना है? तभी मोहित दादाजी बोल, बेटा, दरअसल बात यह है कि राजस्थान की गहलोत फैमिली का रिश्ता आर्या के लिए आया था, तो मैंने अपने बड़े भाई को तुम्हारी और आर्या की सगाई के बारे में बता दिया था। लेकिन बड़े भाई ने मुझे बिना पूछे ही गहलोत फैमिली को जबान दे दी थी। जब शौर्य ने यह सुना तो वो एकदम शॉक हो गया। फिर वह बोला, क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूँ? तभी मोहित दादाजी लाचारी से सिर हिलाते हुए बोले, अब ये संभव नहीं है। वे कल ही यहाँ गहलोत फैमिली के साथ आर्या को देखने आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिश्ता तोड़ दो। इतना कहकर मोहित दादाजी ने अपना सिर झुका लिया। शौर्य ने भी ये सुना तो उसने कुछ देर तक सोचा और बोला, अगर मैं कहूँ कि क्या आर्या मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है?
अगर आर्या इस बात से खुशी खुशी राजी है तो मैं ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी आर्या के पिता प्रताप बोले, आर्या को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे रॉयल फैमिली में दी हुई जबान वापस नहीं ली जाती। तभी शौर्य बोला, तो मुझे दी हुई जबान का क्या हुआ और मेरे दादी से किया हुआ वादा उसका क्या हुआ? वो जबान नहीं थी जो कल किए हुए वादे के लिए तुम अपना सालों पहले किया हुआ वादा तोड़ रहे हो। शौर्य की बात 100% सही थी, लेकिन वे लोग अपने बड़े चाचा के फैसले के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी मोहित दादाजी बोले, शौर्य ऐसा करते हैं कि तुम कल दोपहर यहाँ आकर मेरे बड़े भाई से बात कर लेना। अगर तुम उन्हें मना पाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शौर्य बोला, मुझे उनका नंबर दो ताकि मैं उन्हें अपनी भूमिका क्लियर कर सकूं और वे गहलोत फैमिली को यहाँ लाकर उनका वक्त जाया न करे। मोहित दादाजी थोड़े कतराए, फिर उन्होंने आखिर में शौर्य को उनका नंबर दे दिया। शौर्य ने तुरंत फोन लगा दिया और फोन कनेक्ट होते ही वह बोला, प्रणाम बड़े दादाजी, मैं आर्या का मंगेतर शौर्य बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद आवाज आ गई, हाँ बोलो क्या बात है? शौर्य बोला, बात ये थी कि आप आर्या की शादी किसी दूसरी जगह तय कर रहे हैं, पर आपके छोटे भाई ने भी मेरी दादी को जबान दी थी और आज आपके जबान के लिए अपने छोटे भाई की जबान को नजरअंदाज कर रहे हैं। शौर्य की साफ और सीधी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, लड़के अगर मैंने कह दिया कि आर्या की शादी गहलोत परिवार में होगी तो वो होकर रहेगी। रही बात मोहित के जबान की, तो उसने किया हुआ वादा मेरे किए हुए वादे से कब से बड़ा हुआ। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे और अपने मन की ही करेंगे तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आप आर्या की शादी कैसे तय करते हैं। मैं भी आपको जबान देता हूँ कि आर्या की शादी सिर्फ मेरे साथ होगी और उसके लिए ऊपर से स्वयं ब्रह्मदेव भी आए तो उसे कोई नहीं टाल सकता। शौर्य ने भी त्वेष में आकर बड़े दादाजी को जवाब दिया और फोन रख दिया। फिर उसने मोहित दादाजी को देखा और बोला, मैंने जिस तरह पूरे अग्निहोत्रियों को झुका कर रखा है वही हाल आपके राणा फैमिली का ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हमेशा प्यार मिला है, बस इसके वजह से मैं आज ही आर्या को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और तुमने पूरी पृथ्वी छान मारी तो भी आपको अब वह नहीं मिलने वाली। जिस दिन आपका बड़ा भाई खुद मेरे पास आर्या का राहत लेकर आएगा उसी दिन आर्या आपको मिलेगी। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ लहरा दिया और माया के साथ खड़ी आर्या अपनी जगह से गायब हो गई। माया भी उसके साथ गायब हो गई थी। जब सभी ने ये देखा तो सब हैरान और परेशान रह गए थे। ये कैसा जादू था जो किसी को अपनी जगह से गायब कर सकता था? तभी शौर्य भी उनके सामने ही हवा में गायब हो गया। कहाँ लेकर गया था शौर्य आर्या को? आर्या के साथ माया क्यों गायब हो गई थी? अब क्या करेगा राणा परिवार? क्या मोहित दादाजी के बड़े भाई अपनी हार मानेंगे? CH-47 आर्या पहुंची पॉकेट डायमेंशन। राणा फैमिली के सामने एकदम मायावी तरीके से 3 लोग अपनी जगह से गायब हो गए थे और वो सिर्फ देखते रह गए थे। मोहित दादाजी को ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। तभी उन्होंने अपने आदमी अपने घर के चारों तरफ दौड़ाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने पूरा शहर चांद मारने के लिए अपने आदमी हर तरफ फैलाए, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। दूसरी तरफ पॉकेट डायमेंशन के अंदर जंगल के बाहरी हिस्से में आर्या और माया खड़े थे और उनके सामने था शौर्य जो लापरवाही के साथ मुस्कुरा रहा था। जब आर्या ने एक नजर अपने चारों ओर देखा तो वह बोली, ये कैसी जगह है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? तभी माया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये एक छोटा आयाम है, मेरा मतलब एक पॉकेट डायमेंशन है जो स्पेस को फोल्ड करके निर्माण किया गया है। जब आर्या ने ये बात सुनी तो वो पागलों की तरह उन्हें देखने लगी और बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। तभी माया मुस्कुराकर आर्या से बोली, अगर तुमने इस बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। तुम जब अंदर आए तो बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ अंदर दिन है। क्या ये संभव है कि एक ही समय दिन और रात तुम्हें दिखाई दे? नहीं ना, तो अब ये तो तुमने होते हुए दिखाई है। माया का एक्सप्लेनेशन सुनकर आर्या ने कुछ सोचा और बोली, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? इस बात पर माया हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले कई हजारों सालों से रह रही हूँ तो मुझे तो ये पता होना ही था। तभी आर्या अविश्वास से बोली, कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पिछले 1000 सालों से जिंदा रह सकती हो? तुम कोई भगवान हो क्या? या फिर कोई अमृतत्व प्राप्त साध्वी? आर्या का बेतुका लॉजिक सुनकर माया और शौर्य दोनों हंस पड़े और माया आगे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, दरअसल मैं कोई अमर साधक नहीं हूँ और न ही मैं कोई भगवान, मैं एक अप्सरा हूँ जो स्वर्ग लोक में रहती थी। मैं अपने जन्म से ही अमर हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं मर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कलाई घुमाई और उसका पूरा रूप बदल गया।
वह अपने अप्सरा वाले कपड़ों में आ गई और उसका ऑरा भी चेंज हो गया। उसकी खूबसूरती जो अभी तक छुपी हुई थी वह बाहर आ गई। उसका चार्म इतना स्ट्रांग था कि आर्या भी उससे अट्रैक्ट हो गई थी। जब आर्या ने ये नजारा देखा तो वह कुछ सोचने लगी और शौर्य को सवालिया नजरों से देखने लगी। तो शौर्य ने इसे जानकर अपना सिर हिलाया और बोला, वाइफी इतना ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं तुम्हें सारी बात शुरू से अंत तक समझता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें आर्या को एक एक करके बता दी। कैसे वह खुद को खत्म करने गया था से लेकर कैसे वह यहाँ पहुंचा और कैसे उसने विरासत हासिल की और कैसे वह इतना ताकतवर बन गया। जब आर्या ने सारी बातें सुनी तो वह हैरान रह गई, फिर आगे बोली, इसका मतलब तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। तो शौर्य थोड़ा लाचारी से बोला, सिर्फ कुछ गिने चुने साधुओं और साधकों को छोड़कर मुझे कोई हरा नहीं सकता। आर्या ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, क्या मैं भी एक साधक बन सकती हूँ? तभी माया बोली, ऑफ कोर्स आर्या, तुम तो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रही हो। मैंने जो तुम्हें मंत्र और ब्रेथिंग मेथड्स बताई थी वह कोई योग नहीं बल्कि साधना तकनीक थी, जो स्वर्ग में अप्सराएं और देवियां उसे करती थी। अब बस तुम्हें इसे यहाँ इस डायमेंशन में दोहराना है और तुम यहाँ के एटमॉस्फियर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में जमा करके अपने चक्रों को तेजी से जागृत कर पाओगी। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है, पर अब मेरे फैमिली का क्या होगा? आर्या निराशा से बोली, उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और ये बात याद रखना कि यहाँ पर 36 घंटे बाहर के 12 घंटों की बराबर है। तो तुम यहाँ पर अपनी साधना आराम से अगले 36 घंटों तक कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम अगले 2 दिनों तक यही रहो, कर मैं भी देखूं कि तुम्हारे बड़े दादाजी में कितना दम है जो मुझसे तुम्हें दूर करने की बात कर रहा था। शौर्य की आखिरी लाइन सुनकर आर्या का चेहरा लाल हो गया और वह माया को खींचते हुए साधना के लिए लेकर जाने लगी। कुछ ही देर में आर्या को माया ने साधना करने के लिए वहां जो महल था उसमें ले गई और साधना चैम्बर में उसे साधना करने के लिए गाइड करने लगी। दूसरी तरफ जब शौर्य ने ये कंफर्म किया कि आर्या अब साधना शुरू कर चुकी है तो वह इस डायमेंशन से बाहर आ गया और अपनी थार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह सुबह मोहित दादाजी और प्रताप अग्निहोत्री मैंशन आर्या और शौर्य को ढूंढते हुए पहुंच गए। जब शौर्य ने उन्हें देखा तो वो कुटिलता से मुस्कुराया, जिसे देखकर प्रताप को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कल उन्होंने शौर्य को मायावी तरीकों से इंसानों को गायब करते हुए देखा था तो वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी दीनानाथ और बाकी परिवार के सदस्य भी वहां पहुंच गए। दीनानाथ ने मोहित दादाजी को देखकर कहा, मोहित भाई आपका इतनी सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? दीनानाथ का सवाल सुनकर मोहित दादाजी थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, आपके पोते को मैंने अपने पोते की तरह माना था और मेरी पोती का हाथ मैंने गीता के कहने पर उसे दिया था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर आर्या के लिए गहलोत रॉयल फैमिली का रिश्ता लाया था और वो आज आर्या को देखने लड़के वालों के साथ यहाँ आ रहे हैं। ये बात सुनकर दीनानाथ कंफ्यूज होकर बोले, हाँ तो अब क्या हुआ? क्या आप ये रिश्ता तोड़ने यहाँ पर आए हैं? रिश्ता तो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन शौर्य ने उसे कल रात हमारे सामने से गायब कर दिया है और हमने पूरी रात ढूंढा पर वह हमें नहीं मिली। मुझे शक है कि शौर्य ने उसे आपके घर में छुपाया होगा। मोहित दादाजी गुस्से से बोले। अब क्या जवाब देगा शौर्य? क्या उसके परिवार वाले देंगे उसका साथ, या फिर अब उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे? CH48 ढूंढते रह जाओगे। आज अग्निहोत्री मैंशन की सुबह एक ड्रामे से भरपूर सुबह थी। आज शौर्य, जिसके आगे घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, उसने राणा फैमिली के बेटी को किडनैप किया था। आज राणा फैमिली सुबह सुबह अपनी बेटी को ढूंढते हुए वे यहाँ पहुंचे थे और मोहित राणा ने सारी हकीकत दीनानाथ को बता दी थी। अब दीनानाथ के आगे ब्रह्म संकट था। अगर उसने शौर्य को भला बुरा कहा तो उस भी पता नहीं था कि शौर्य आगे करेगा। तभी शौर्य की बड़ी चाची बोली, देखा आप सबने, इसने एक बड़े घर की लड़की को किडनैप किया है और उसे उसके घर से उठाकर लेके आया है। चेहरा तो देखो साहब का, इसे जरा सी भी शर्म नहीं है अपने किए पर। अगर मेरा बेटा ऐसा करता तो कब का उसका मुंह लाल कर देती। तभी छोटी चाची भी बोली, इसे क्या लगता है कि ये हमें डरा कर चुप करवा सकता है? आज मैं भी बोलूंगी। मुझे तो पहले से ही लगता था कि इसने उस लड़की के साथ सच में जबरदस्ती की होगी और अपनी ताकत का जोर दिखाकर सारा इल्जाम अभी पर लगाया होगा। तभी रागिनी, जो इस सारे मामले को सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी, वह शौर्य की ओर देखकर बोली, शौर्य क्या ये सच है कि तुमने आर्या को किडनैप किया है? शौर्य ने रागिनी को देखा और उसके सवाल को इग्नोर कर दिया।
ये देखकर दुष्यंत भी बोला, शौर्य अगर तुमने उसे किडनैप नहीं किया तो मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। तभी बड़े चाचा श्रीकांत बोले, दुष्यंत तुम उसके अपराध को क्यों ढकना चाहते हो? उसने एक इज्जतदार घर की लड़की का किडनैप किया है और मोहित अंकल पागल थोड़े ही है जो उस पर ऐसा इल्जाम लगाए। मुझे तो हमेशा इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। ये हम सभी से बदतमीजी से बात करता है, किसी को भी जी में आए उसे पीट देता है और यहाँ तक कि वो उन्हें मरता भी है। राकेश जो इतनी देर से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था बोल पड़ा, इस बात में राणा फैमिली की गलती है क्योंकि उन्होंने शौर्य के साथ पहले शादी के लिए सहमति दी थी और अब रॉयल फैमिली का रिश्ता आया तो उन्होंने शौर्य के साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। ये सरासर गलत बात है। इतनी देर से शौर्य इन सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ नहीं बोला। तभी दीनानाथ बोले, वैसे भी आर्या का रिश्ता शौर्य के साथ अगर तय हो गया था तो तुमने खुद उसे तोड़ने की कोशिश की जिस पर शौर्य तुम्हारे पोती को भगा ले गया। तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जब दीनानाथ की बात प्रताप ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। मैंने शौर्य को एक सीधा साधा इंसान समझकर उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया था और जब हम मजबूर हुए इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तो इसने हमारी बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे हमारी लड़की को किडनैप करवा कर ले गया। ये गलत बात है। जो शौर्य इतनी देर से चुप था वो बोला, मोहित दादाजी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ पर मैं आर्या के अलावा किसी और के बारे में अब नहीं सोच सकता। रही बात आपके बड़े भाई की तो उसे कह देना आर्या उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। बेहतर होगा कि वो रिश्ते की बात करने मेरे पास रीति रिवाज के साथ आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी पोती को तुमसे कभी नहीं मिलने दूंगा। शौर्य की बात सुनकर राणा फैमिली के लोग चुप हो गए। वे सीधे शौर्य के साथ न तो जबरदस्ती कर सकते थे ना तो मार सकते थे। तभी राणा फैमिली का एक आदमी मोहित दादाजी के कान कुछ फुसफुसाया। मोहित दादाजी बोले, हम सिर्फ हमारी पोती वापस चाहते हैं और मुझे पता है कि वह इसी घर में है तो मैं चाहता हूँ आप उसे बाहर बुलाए या फिर हमें इस घर की तलाशी लेने दें। अगर हमें आर्या नहीं मिलती है तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। राणा फैमिली की बात सुनकर अग्निहोत्री परिवार ने कुछ सोचा और बोले, अगर आप लगता है कि आपकी बेटी यहाँ छुपाई है तो आप उसे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमने रात को शौर्य को अकेले आते हुए देखा था और हमने आपके बेटी को उसके साथ नहीं देखा था तो हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वह हमारे घर में है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप खुद तलाशी ले और उसे ले जाए। राणा फैमिली के सभी लोग तुरंत आर्या को ढूंढने चले गए थे। उन्होंने पूरा मेंशन छान मारा लेकिन आर्या नहीं मिली तो वे हताश होकर वापस आ गए। तभी शौर्य मुस्कुराकर बोला, मेरी होने वाली पत्नी यहाँ नहीं है मगर वो जहाँ कहीं भी है बहुत खुश है और सुरक्षित है। मैं अभी भी राणा फैमिली को एक मौका देता हूँ कि शादी तोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपने बड़े भाई से कह देना कि वे अपनी जिद छोड़ दे वरना मैं उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा। मोहित दादाजी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया था और वे अपने बड़े भाई के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकते थे पर दूसरी तरफ शौर्य था जो लोगों को हवा में गायब कर सकता था। उनके लिए इतना ही काफी था। डरने के लिए वे चुपचाप सिर झुकाकर निकल गए। जब राणा फैमिली वाले वहां से चले गए तो दीनानाथ ने शौर्य की ओर देखते हुए पूछा, शौर्य क्या ये सच है कि तुम्हारी सगाई आर्या के साथ हुई थी? और ये कब हुआ था? शौर्य ने उन्हें देखा और अपनी दादी का खत जो उसके रिंग में उसने संभाल कर रखा था अपने जेब में हाथ डालकर निकाला और दीनानाथ के हाथ में थमा दिया। दीनानाथ ने वह लेटर लिया और पढ़ा। फिर उन्होंने लाचारी से अपना सिर हिलाया और बोले, तो उसे भी इस बात का अंदाजा था कि हम लोग इतने कठोर हैं कि तुम्हें उसके मरने के तुरंत ठुकरा देंगे। उसने तुम्हारे लिए ये फैसला पहले ही ले रखा था। फिर उन्होंने लेटर वापस देते हुए कहा, ये तो वैसे अच्छी बात थी पर अब मामला बदल चुका है। राणा फैमिली भी अब मजबूर है गीता से किया हुआ वादा तोड़ने के लिए। अब एक तो उनका परिवार टूट जाएगा या तो वे सब मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। इस बात पर दुष्यंत बोला, अगर बात सिर्फ राणा फैमिली की है तो मैं इसे संभाल लूंगा लेकिन गहलोत फैमिली जो रिश्ता करने के लिए आ रही है वो एक रॉयल फैमिली है। उनका स्टेटस बहुत बड़ा है। उसके लिए हमें हमारे बड़े बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। अब क्या करेगा शौर्य इस बात पर? कौन थे दुष्यंत के बड़े बाबूजी? क्या अग्निहोत्री फैमिली में कोई है जो गहलोत फैमिली से टक्कर दे सके? क्या आर्या अपना फैसला बदलेगी अपने परिवार वालों के डर से? CH49 गहलोत रॉयल फैमिली। अग्निहोत्री परिवार के सारे सदस्य राणा फैमिली के जाने के बाद मैन हॉल में एकत्रित जमा हुए थे और सारी सिचुएशन को देखकर दुष्यंत अपने बड़े बाबूजी की बात करता है जो गहलोत फैमिली से सामना करने के लिए आगे आ सकते हैं।
जब शौर्य ने बड़े बाऊजी के बारे में सुना तो उसे कुछ धुंधली सी बात याद आ गई जो उसके दादी ने बताई थी। अग्निहोत्री परिवार मूल रूप से गुजरात का नहीं था। ये भी महाराष्ट्र राज्य से यहाँ आए थे। लेकिन इनका यहाँ पर बसेरा बहुत पुराना था, पर राणा फैमिली की तरह वे अपने मुख्य परिवार से पूरी तरह बंधे नहीं थे। दीनानाथ के पिता अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और वे भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वे रॉयल आर्मी का हिस्सा रह चुके थे। उनकी पोस्टिंग यहाँ गुजरात में नावल बेस पर हुई थी। नौसेना के विद्रोह के वक्त भी वे सभी विद्रोहियों में आगे थे। जब उनका कोर्ट मार्शल हुआ तब परिवार के दो हिस्से हो गए। उनके बड़े भाई महाराष्ट्र में सांगली जिले में अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को और कारोबार को संभालने चले गए और दीनानाथ यही द्वारिका में रह गए। दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था, तो दीनानाथ कभी कभी महाराष्ट्र जाते थे। पिछले कुछ सालों से बुढ़ापे के कारण उन्होंने अपना आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी फोन पर अक्सर बात होती थी। दीनानाथ के हिस्से की प्रॉपर्टी भी उनके बड़े भाई राजेंद्र अग्निहोत्री संभालते थे, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थे। वे भी आजाद भारत में कई बार सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। उनका पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी अच्छा वर्चस्व था। गहलोत फैमिली की उनके सामने कोई औकात नहीं थी, इसीलिए दुष्यंत ने उनका सुझाव अभी अभी दिया था। शौर्य ने कुछ सोचा और कहा, मुझे इस परिवार से कोई मदद नहीं चाहिए, मैं उन्हें खुद से निपटा सकता हूँ, इसीलिए बड़े दादाजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा पंगा तो उस खूसित बुड्ढे से है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह हर दिन मुझे याद करेगा। इतना कहकर शौर्य लापरवाही से अपने कमरे में चला गया। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल कर जाने वाले था, तब हिसिया दौड़ते हुए पीछे से आए और बोली, भाई मुझे भी साथ ले चलो, आप हमेशा मुझे पीछे छोड़कर जाते हैं। इस बात पर शौर्य हताशा से मुस्कुराया और बोला, मैं तो यहाँ महादेव के मंदिर में जा रहा हूँ। आज रविवार है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो चलो फिर। सिया भी तुरंत अंदर गई और पूजा की सामग्री लेकर बाहर आ गई। उसके बाद गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। रागिनी जो छुपकर अपने बेटे को आजकल देखती थी, वह बहुत खुश हुई पर कुछ न बोल सकी। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में जो नफरत शौर्य के लिए थी वह पूरी तरह मिट चुकी थी। उसकी जगह माँ के प्यार ने ले ली थी, मगर वह जाता नहीं पा रही थी और उसने जताया तो भी शौर्य को वह फूटी आंख नहीं भाती थी। मंदिर में जाते ही दोनों ने महादेव के दर्शन किए और फिर वापस घर की ओर चले आए। शौर्य ने तुरंत अपनी गाड़ी पार्क की और अपनी थार लेकर वह अपनी जगह से गायब हो गया। कुछ देर बाद शौर्य माया और आर्या के सामने अपने गाड़ी के साथ खड़ा था। फिर उसने दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए डायमेंशन के अंदर के जंगलों में निकल गया। शौर्य कई बार इसे करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज उसे मौका मिला था। इधर आर्या भी अपना पहला चक्र जागृत कर चुकी थी, लेकिन वह शौर्य की तरह कोई मॉन्स्टर नहीं थी, तो उसकी साधना की रफ्तार सामान्य रहने वाली थी। फिर भी वह आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी। वह भी शौर्य को मन ही मन चाहने लगी थी और उनकी नजदीकियां पिछले कुछ दिनों से बढ़ चुकी थी। लेकिन परिवार के आगे वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। शौर्य ये अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने उसे सीधा उसके घर से उठा लिया था। इधर मोहित दादाजी के बड़े भाई विश्वंभरनाथ राणा एयरपोर्ट आ चुके थे। उनके साथ महंगे कपड़े और ढेर सारे गहने पहनी हुई एक मध्यम आयु की औरत थी और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो किसी रॉयल फैमिली का लग रहा था। उनके साथ एक 23-24 साल का लड़का था जो दिखाने में बहुत हैंडसम था और उसका शरीर एकदम फिट था। उसे देखकर लगता था कि उसका आर्मी से कोई संबंध होगा। उसकी चाल में एक डिसिप्लिन नजर आता था और उसके चेहरे पर रॉयल फैमिली वाला घमंड साफ दिखाई दे रहा था। विश्वंभरनाथ को छोड़कर बाकी सारे लोग गहलोत रॉयल फैमिली के लोग थे। एक लंबी चौड़ी गाड़ियों का कन्वॉय एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। इन लोगों को लेकर कन्वॉय सीधा राणा मैंशन पहुंचा। कुछ ही देर में उनका स्वागत किया गया, लेकिन राणा फैमिली के लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। जब बड़े दादाजी ने यानी विश्वंभरनाथ ने ये देखा तो उसका दिमाग ठनक गया। उसे भी पहले ये बताया गया था कि आर्या किडनैप हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के चलते गहलोत फैमिली को यहाँ जानबूझकर लेकर आए थे। दरअसल शादी तो सिर्फ बहाना था, लेकिन बड़े दादाजी को एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना था। साथ ही साथ वह मोहित को पुश्तैनी जायदाद से हटाना चाहते थे। बात यह थी कि जब जायदाद का दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था, तब जमीन का एक हिस्सा जो एक बंजर रेगिस्तान था वह मोहित को दिया गया।
लेकिन कुछ महीनों पहले उसे पता चला कि उस रेगिस्तान में भारी मात्रा में थोरियम और यूरेनियम है, जो कि बहुत काम की चीज थी और उससे वह बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने भाई से ये जमीन लेनी होगी, पर उसके बदले उसे अपनी जमीन भी देनी पड़ती। तो विश्वंभरनाथ ने ये शादी की चाल चली, जिससे अगर मोहित इस बात को मना करता है या कोई घटना हो जाती है तो वे उसे सीधा परिवार से निकाल कर उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर पाएंगे और गहलोत भी उसे जिम्मेदार नहीं मानेंगे। इतनी गहरी साजिश मोहित दादाजी को पता नहीं थी और अपने बड़े भाई पर भरोसा करके वे फंस गए थे। अब क्या होगा आगे? क्या गहलोत फैमिली नाराज होकर मोहित दादाजी के साथ कुछ कर देगी? क्या विश्वंभरनाथ अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? CH50 इमोशनल गेम। मोहित दादाजी के बड़े भाई विश्वंभरनाथ गहलोत फैमिली को लेकर राणा मेंशन पहुंच गया था। सभी राणा फैमिली वाले अपना मुंह लटकाए उनका स्वागत करने पहुंच गए थे। जब विश्वंभरनाथ ने ये देखा तो वह तुरंत कुछ नहीं बोला और मन ही मन खुश हुआ। फिर सभी मेहमान घर में चले गए। चाय पानी होने के बाद विश्वंभरनाथ ने जानबूझकर कहा, मोहित जाओ अपनी पोती को बुलाकर लाओ ताकि गहलोत परिवार वाले उससे मिल सके। ये बात सुनकर मोहित दादाजी का चेहरा काला पड़ गया और वे बोले, बड़े भैया दरअसल बात यह है कि आर्या हम नहीं मिली। हमने पूरी रात छान मारा पर उस लड़के ने उसे कहाँ रखा है हमें पता नहीं चला। ये बकवास कर रहे हो मोहित? मेहमान हमारे घर आ चुके हैं और तुम अब बता रहे हो कि तुम्हारी पोती को किसी लड़के ने उठा लिया है। विश्वंभरनाथ झल्लाते हुए बोले, पर मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। मैंने तो आपको पहले ही। तभी विश्वंभरनाथ उसकी मोहित की बात काटते हुए बोला, हमें कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी उस लड़की को यहाँ लेकर आओ या फिर उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ, जरा मैं भी देखूं कि ऐसा कौन है जिसमें इतनी हिम्मत कि वो हमारी लड़की को उठा ले जाए। मोहित दादाजी ने ये बात सुनी तो वे घबराते हुए बोले, हमने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि उस लड़के के साथ आर्या की सगाई हो चुकी है, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े रहे तो उस लड़के ने उसे घर से ही गायब कर दिया। ये बात सुनकर गहलोत फैमिली के लोगों का मुंह देखने लायक बन गया। तभी बात को अपनी ओर आता देख विश्वंभरनाथ बोला, तो क्या हुआ, मैंने अपने ओर से सगाई तोड़ दी थी तो उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे यानी विश्वंभरनाथ राणा के खिलाफ जाकर मेरी पोती को भगाकर ले जाए? क्या उसे गहलोत फैमिली के इज्जत की भी परवाह नहीं थी? विश्वंभरनाथ की बात सुनकर गहलोत फैमिली वालों के चेहरे फिर सुधर गए। अब सारा इल्जाम मोहित के सिर पर आया था। तभी गहलोत फैमिली की ओर से अधेड़ उम्र का आदमी उन्हें देखकर बोला, माफ कीजिए मगर मुझे ऐसी आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। ये क्या बात हुई कि अपने सगाई तोड़ने के बाद वह लड़का आपकी पोती को यहाँ से कैसे लेकर जा सकता है? अब तो बात हमारे शान की है तो हम भी देखेंगे कि उस लड़के में कितना दम है। इसे सुनकर अब तो मोहित दादाजी भी डर गए थे। एक रॉयल फैमिली से पंगा अच्छी बात नहीं थी। अभी जो गहलोत फैमिली की ओर से बोल रहे थे वे थे भानुप्रताप सिंह गहलोत और उनके साथ उनकी पत्नी सुमन गहलोत और बेटा राजवीर गहलोत थे। उनकी पत्नी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती थी, मगर असल में वह अपना टाइम किट्टी पार्टी में बिताती थी। उनका बेटा राजवीर राष्ट्रीय राइफल्स में एक मेजर था। इतनी कम उम्र में ये मुकाम इंडियन आर्मी में हासिल करना आसान बात नहीं थी। इससे एक बात तो तय थी कि उसमें कुछ तो टैलेंट था। भानुप्रताप गहलोत फैमिली का सबसे छोटा बेटा था और वह भी फॉरेन बिजनेस संभालता था। दूसरी तरफ शौर्य पूरे जंगल में घूमकर उस बड़े महल के पास आकर अपनी गाड़ी रोक देता है और उसे अपने रिंग में स्टो कर देता है। तभी आर्या कहती है, शौर्य मुझे पता है कि तुम मेरे परिवार से बहुत नाराज हो, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हें पराया नहीं माना और आज बड़े दादाजी के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है और इसकी सजा मेरे पूरे परिवार को मिल सकती है। फिर वह थोड़ा रुककर अपनी भरी आंखों से बोली, मैं अपने परिवार के बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती, तो क्या हम वापस बाहर जाकर बड़े दादाजी के सामने माफी मांगकर हमारे रिश्ते के लिए परमिशन मांग सकते हैं? शौर्य उसकी बात सुनी तो वह उसके भोलेपन पर मुस्कुराया, क्योंकि उससे भी ऐसा ही लगता था कि हमारे बड़े हमारे रिक्वेस्ट करने पर हमारी बात मान सकते हैं, लेकिन ये बस एक महज अंधविश्वास था। शौर्य ने उसे कुछ नहीं कहा और माया को वहीं पर रुककर अच्छा खाना बनाने कहकर वह आर्या को लेकर बाहर आ गया। इस वक्त दोनों बाहर खड़े रहकर अंदर का नजारा छिपकर देख रहे थे। तभी शौर्य को विश्वंभरनाथ के बार बार बात काटने की वजह से और अपना इल्जाम मोहित दादाजी पर थोपते हुए देखकर डाउट आया, तो उसने सिस्टम से कहकर इस बात का पता लगाने कहा। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम ने सारा राज उसके सामने रख दिया, जिसे देखकर शौर्य एक तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इधर मोहित दादाजी ने भानुप्रताप की बात सुनी तो वे भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, अगर बात आपके शान की है तो बात मेरे भी वचन की थी।
मैंने भी अपना वचन दिया था। उस लड़के के दादी को ईसाई चलते मैंने ये रिश्ता पहले ही तय कर दिया था, लेकिन मैं सिर्फ अपने बड़े भाई का मान रखकर ये रिश्ता स्वीकार कर रहा था। रही बात आपको बताने की, तो तभी विश्वंभरनाथ ने मोहित दादाजी की बात काटी और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो मोहित, तुम्हारा दिया वचन मेरे वचन से कब से बड़ा हो गया। अगर तुम्हें गहलोत फैमिली के खिलाफ जाना है तो अपनी सारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को छोड़कर राणा परिवार से बाहर हो जाओ और लड़ो इनके साथ। फिर अपना इमोशनल ड्रामा करते हुए बोला, मैंने तो तुम्हारे परिवार का भला सोचकर ये रिश्ता करवाने की बात की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जरासी भी इज्जत नहीं करोगे। मैं तुम्हें इसी वक्त। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, अबे बुढ़ाओ, पहले अपने भाई को उसकी बात पूरी बोलने दिया कर, और अपनी जबान तभी चला जब उसकी बात पूरी हो जाए। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य आर्या का हाथ पकड़कर आराम से चलकर अंदर आ रहा था। उसकी बात इतनी अपमानजनक थी कि हर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया। अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य कर पाएगा विश्वंभरनाथ को एक्सपोज? क्या गहलोत फैमिली पीछे हटेगी? कि मोहित जान पाएगा अपने भाई की करतूत? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।